चलिए स्टार्ट करते हैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन के नाम में छुपा हुआ देखिए, टेट्रा मीन्स 4, साइकिल मीन्स हाइड्रोकार्बन रिंग, एंड ईन्स इस मतलब डेरिवेशन या डेरिवेटिव्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 रिंग होगा और हाइड्रोकार्बन रिंग होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो टेट्रासाइक्लिन है इसमें 4 रिंग सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और साथ ही साथ उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट होंगे जिसके बेसिस पे ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, या अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। तो डेफिनेशन क्या कहता है टेट्रासाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन्स आर ऑक्टाहाइड्रो नेप्थासीन डेरिवेटिव्स which are bacteriostatic and broad spectrum antibiotics that kill certain infection causing microorganisms and are used to treat wide variety of infections। ठीक है, तो हम इसको ऑक्टाहाइड्रो नेप्थासीन डेरिवेटिव्स क्यों कह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले नेप्थासीन क्या है, तो आपके सामने देखिए ये 4 रिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है। देखिए 1 2 3 एंड 4, और ये चारों ही रिंग लीनियरली एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। ठीक है, लीनियरली एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं और सभी रिंग एरोमेटिक रिंग हैं। तो इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, नेप्थासीन या टेट्रासीन। इसको हम क्या बोलते हैं, नेप्थासीन या टेट्रासीन। तो इसी रिंग में अलग अलग डेरिवेटिव्स जुड़ते जाएंगे, अलग अलग सब्स्टिट्यूट जुड़ते जाएंगे और इससे जो रिंग सिस्टम बनेगा वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, नेप्थासीन डेरिवेटिव्स। लेकिन ऑक्टाहाइड्रो क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड्स कितने हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल बॉन्ड नेप्थासीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर है टेट्रासाइक्लिन का। तो टेट्रासाइक्लिन जो है इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने मिसिंग हैं, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे कितने मिसिंग हैं, तो यहाँ पे 4 मिसिंग है। ठीक है, अब ये जो 4 डबल बॉन्ड है वो मिसिंग है, तो उसकी जगह पे क्या होगा, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ऐसे ही 4 बॉन्ड अगर टूटेंगे तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 8। इसलिए हाइड्रोजन के लिए वर्ड यूज हो रहा है हाइड्रो। ठीक है, और 8 हाइड्रोजन अगर आ रहा है तो ऑक्टाहाइड्रो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रो नेप्थासीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, और ये वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, इस बहुत से अलग अलग इन्फेक्शन में ये यूज़ होगा। ठीक है, और ये जो टेट्रासाइक्लिन है वो थोड़ा येलोविश पाउडर जैसा होता है, येलो कलर का पाउडर, लाइट येलो भी हो सकता है और डार्क येलो भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेट्रासाइक्लिन ढूंढा गया था वो था क्लोर टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये हम आगे हिस्ट्री में देखेंगे। तो ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ये क्लोर टेट्रासाइक्लिन का है, जिसमें इस पोजीशन पे देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बाकी जो रिमेनिंग फैक्ट्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे टेट्रासाइक्लिन को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। तो देखिए ये टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो टेट्रासाइक्लिन है इसको 3 मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो देखिए शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन जिसका हाफ लाइफ कितना होगा, 6 से 8 घंटे, हाफ लाइफ इज 6 to 8 आवर्स। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इनके, टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर ये आपके फेमस ड्रग हैं जो इसके कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हाफ लाइफ कितना होगा, लगभग 12 आवर। ठीक है, अगर किसी भी टेट्रासाइक्लिन का हाफ लाइफ जो है अगर 12 घंटे तक है तो वो किस में आ जाएगा, इंटरमीडिएट एक्टिंग में। इसके एग्जाम्पल क्या है, डाइमिक्लोसाइक्लिन एंड मिथासाइक्लिन। देन
लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन, लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन में आ गया हाफ लाइफ कितना होगा, लगभग 16 घंटा या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो हाफ लाइफ इज 16 आवर्स और मोर। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन और टेगिसाइक्लिन, ये जो हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नेचुरल टेट्रासाइक्लिन, यानी कि जो नेचर में पहले से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता हो या नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इसका सोर्स जो होता है टेट्रासाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया बाई फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कल्चर मीडिया में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और कौन सा स्ट्रेन लेंगे हम यहाँ पे, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो बैक्टीरिया होगा वो टेट्रासाइक्लिन प्रोड्यूस करता है। तो देखिए क्लोर टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो किससे डिराइव्ड है या किससे प्रोड्यूस किया जाता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसिन्स, ठीक है, टेट्रामाइसिस ऑरियोफेसिन्स जो स्ट्रेन होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस का, उससे हमें क्लोर टेट्रासाइक्लिन मिलता है। फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस जो स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोमाइसिस का, उससे मिलता है। तो ये नेचुरली अकरिंग टेट्रासाइक्लिन्स है। इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, ये टेट्रासाइक्लिन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें ये मैंने हाईलाइट कर रखा है R1, R2 और R3। इसी 3 जो पोजीशन है इसमें थोड़े चेंजेस होंगे और ये अलग अलग ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए टेट्रासाइक्लिन में R1 की जगह पे क्या होगा H, R2 की जगह पे CH3, R3 की जगह पे H। क्लोर टेट्रासाइक्लिन में R1 की जगह पे क्लोरीन, CH3H। तो ऐसे ही ये पूरे अलग अलग ड्रग के लिए एक टेबल है जिसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूट होंगे तो उसका क्या नाम होगा ये बताया गया है, ठीक है। जनरली देखिए क्या होता है, R2 पोजीशन पे CH3 होता है, जनरली R2 पोजीशन पे आपको मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगा, CH3, ठीक है। एंड R3 पोजीशन पे मैक्सिमम आपको क्या देखना मिलेगा, H, मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगा, H, ठीक है। सिर्फ ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में क्या होता है, R3 पोजीशन पे OH होता है, बाकी सभी में क्या होगा आपको नेचुरल अकरिंग जो है उसमें H होगा। और ऐसे ही सिर्फ डेक्सा मिथाइल टेट्रासाइक्लिन और डेक्सा मिथाइल क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ये 2 ऐसे टेट्रासाइक्लिन हैं नेचुरली अकरिंग जिसमें R2 पोजीशन पे H होगा, रिमेनिंग जितने भी नेचुरल हैं उसमें CH3 होगा लगभग, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी में यही हो, पर ये आप लोग को याद रखने के लिए आसान होगा, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको R1 पोजीशन पे ध्यान रखना कि R1 पोजीशन पे क्या होगा। तो 2 फेमस ड्रग हैं, एक तो क्लोर टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये दोनों का याद रखना ज़रूरी है। अगर आपको ये 3 स्ट्रक्चर याद है तो इनफ है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन में क्या होगा, R1 पे H, CH3H, ठीक है। क्लोर टेट्रासाइक्लिन में क्लोरीन, CH3H, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में H, CH3OH, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए अगला जो टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन है वो सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन्स हैं। सेमी सिंथेटिक मतलब जो नेचुरली अकरिंग टेट्रासाइक्लिन है उसमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे तो जो टेट्रासाइक्लिन बनेगा उसको हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो इसमें भी मैंने कुछ हाइलाइट्स कर रखे हैं, देखिए R4, R3, R2 और R1। बस हमें इसी पोजीशन में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है और इससे हमको अलग अलग जो टेट्रासाइक्लिन है वो मिल जाएगा। तो डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, मिथासाइक्लिन, मैक्लोसाइक्लिन और सेनसाइक्लिन, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, सेमी सिंथेटिक, ठीक है। डॉक्सी, मिनो, मिथा, मैक्लो और सेनसाइक्लिन, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कॉमन चीज़ देखिए, जैसे R3 पोजीशन पे अक्सर क्या देखने को मिल रहा है, H, सिर्फ किस में अलग है, डॉक्सीसाइक्लिन में। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे R1 पोजीशन पे देखिए मैक्सिमम OH प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही
जो आपका मिथासाइक्लिन और मैक्लोसाइक्लिन है, इसमें बस क्या है CH2 जुड़ा होगा किस पे, R2 पोजीशन पे, और R4 पोजीशन पे सिर्फ माइनोसाइक्लिन में क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। यानी कि ये जो सेम ग्रुप NCH3 जो है, ये सेम ग्रुप अगर दोनों ही पोजीशन पे मिल जाए तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, माइनोसाइक्लिन का। तो आपके सिलेबस में माइनोसाइक्लिन भी है, तो ये अपन देखेंगे आगे सिंथेसिस के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, ये जो है आपके पास एग्जांपल आ गया प्रोटेट्रासाइक्लिन का, ठीक है। प्रोटेट्रासाइक्लिन मतलब ये बॉडी में जाने के बाद क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन के किसी भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए सारा चीज़ फिक्स्ड है, सिर्फ हमारे पास ये जो एक R दिख रहा है इसमें हमको चेंजेस करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके एग्जांपल देखिए क्या क्या है, रोलीटेट्रासाइक्लिन, लाइमेसाइक्लिन, क्लोमोसाइक्लिन, एपीसाइक्लिन, पीपासाइक्लिन, गोमेसाइक्लिन एंड मैग्लूसाइक्लिन, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। इसमें सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, ये जो R है CONH2 जहाँ पे था वहाँ पे NH में से एक H को रिप्लेस करके एक हम क्या जोड़ देंगे, रेडिकल जोड़ देंगे। तो ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं जिसके चेंज होने पे इसका क्या क्या नाम होगा, ये इस लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन टेट्रासाइक्लिन्स के नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं, इसका देखिए नंबरिंग सिस्टम आपके सामने एक दिखा है ना। आप देखिए इसमें किस तरीके से नंबरिंग किया गया है। तो जनरली जब भी रिंग सिस्टम होगा, अगर इस तरीके से फ्यूज्ड रिंग है, इस तरीके से फ्यूज्ड रिंग है, एक से ज़्यादा रिंग है, तो हमको क्या करना होता है, किसी एक रिंग के से हमको स्टार्ट करना होता है और दूसरे रिंग, फिर तीसरे रिंग, फिर चौथे रिंग और फिर कंप्लीट करना होता है। हमको कभी एक ही रिंग को कंप्लीट नहीं करना है, हमको किसी भी एक रिंग से स्टार्ट करना है, लेकिन ये प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन से रिंग से हमको स्टार्ट करना है। तो जैसे इस रिंग में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिससे कि ये रिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट प्रायोरिटी जो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी गेन करता है, तो इसलिए हमको स्टार्ट करना है यहीं से, ठीक है। अब यहाँ से भी हमको डायरेक्शन देखना है कि हमको जिसमें मैक्सिमम प्रायोरिटी है उसको मिनिमम नंबर देना पड़े, तो हम देखेंगे कि हमको क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो जनरली जब भी इस तरीके का होगा तो फ्यूज्ड वाला जो एटम है उसको छोड़कर उसके बाद वाले मॉलिक्यूल से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो या तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हमको ये भी देखना है कि कहाँ से हमको घूमने पे जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले मॉलिक्यूल हैं उनको कम नंबर देने को मिले, ठीक है। तो चलिए इसमें जो नंबरिंग सिस्टम है उसको एक बार ध्यान से देखते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हो गया, हमको फ्यूज्ड वाले जो है उस एटम को नंबरिंग 1 2 3 में नहीं देना है, उसको छोड़ देना है। उसकी नंबरिंग कैसे होगी, तो जैसे 4 के बाद अगर कोई फ्यूज्ड वाला एटम है तो 4A, 5 के बाद है तो 5A, 6 के बाद है तो 6A, ठीक है। ऐसे ही 10 के बाद आ रहा है जो तो 10A, 11 के बाद आ रहा है तो 11A एंड 12 के बाद आ रहा है तो 12A। तो इस तरीके से इसकी नंबरिंग होगी, ठीक है। इसकी नंबरिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो जो नॉमेनक्लेचर है, अब देखिए इसमें पहले हमने ABCD, पहले A का नंबर किया पूरा, फिर B में गए, फिर C में गए, फिर D में, फिर वापस नीचे हम रिटर्न हुए और 12 तक नंबरिंग की है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होगा देखिए, तो 4th पोजीशन पे NCH3 3 पोजीशन पे OH, 2nd पोजीशन पे CONH2 एंड 1st पोजीशन पे कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। तो अगर ये उल्टा बना हुआ है तो आपको ये, जैसे अभी यहाँ पे डायग्राम ऐसा बना हुआ है, अगर ये डायग्राम उल्टा बना हुआ था, CO ग्रुप ऊपर होता और ये वाला जो ग्रुप है ये नीचे होता, तो हमको स्टार्टिंग ऊपर से ऐसा करना होता, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि कीटोन के जो कार्बन कीटोन ग्रुप रख रहा है उस कार्बन से नंबर 1 देना है, ठीक है। तो चलिए अपन एक नाम का नॉमेनक्लेचर का एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का, ठीक है। अब देखिए, बेस्ड ऑन अबव conventional numbering of various carbon atom, the subsequent labeling of the 4 aromatic rings present in the tetracycline nucleus, ठीक है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इज केमिकली
डेजिग्नेटेड एज, यानी कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को हम नाम कैसे देंगे तो देखते हैं। चलिए, तो नंबरिंग आपने दे दिया है, अब हम उसको नाम देना है। तो देखिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सब्स्टिट्यूट जो है सबसे पहले देखिए डाई मिथाइल अमीनो, डाई मिथाइल अमीनो डी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप का हमने पहले दिया, क्योंकि इससे पहले और कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आएगा। ये 4th पोजीशन पे है, तो 4 डाई मिथाइल अमीनो। देन 3, 5, 6, 10, देखिए 3, 5, 6 और 10 इन पोजीशंस पे, यहाँ पे देखिए 3, 5, 6 एंड 10 इन सभी ग्रुप में OH है, यानी कि हाइड्रोक्सी। तो D के बाद H आता है, तो इसलिए 3, 5, 6, 10, 12 एंड 12 में भी, ठीक है, एंड 12A में भी। तो 12A कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए यूज होता है हेक्सा, तो हेक्सा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए हाइड्रोक्सी। देन 6 ग्रुप, 6 से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए 6 से मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 6 मिथाइल। फिर देखिए 1 और 11 पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए 1 पोजीशन पे कीटोन है और 11 पोजीशन पे कीटोन है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं है। तो 1, 11 डाई ऑक्सो। देन 1, 4, 4A, देखिए 1, 4, 4A, 5, 5A, 6, 11 एंड 12A। यहाँ पे पहले क्या था, नेप्थासीन में डबल बॉन्ड था, लेकिन अब नहीं है, मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है, इसलिए कितने हो गए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। तो ऑक्टा हाइड्रो, ठीक है, ये मैं आप लोग को उस समय बता चुका हूँ। तो इसका जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा ऑक्टा हाइड्रो। देन अब हम इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ इस पूरे रिंग का नाम फिनिश करेंगे। तो 2 पोजीशन पे देखिए, 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सेमाइड, तो 2 नेप्थासीन कार्बोक्सेमाइड, ठीक है, 2 नेप्थासीन कार्बोक्सेमाइड, ठीक है, यानी कि 2 पोजीशन पे कार्बोक्सेमाइड जुड़ा हुआ है। और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस कैसा होगा? नेप्थासीन न्यूक्लियस जैसा। तो इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं, या फिर इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 नेप्थासीन लिखा था मैंने आप लोग को बताया था नेप्थासीन या टेट्रासीन दोनों ही इसको बोलते हैं। तो इसका दूसरे तरीके से अगर लिखेंगे तो 4 डाईमिथाइल अमीनो, 3, 5, 6, 10, 12, 12A हेक्सा हाइड्रोक्सी, 6 मिथाइल, 1, 11 डाईऑक्सो, 1, 4, 4A, 5, 5A, 6, 11, 12A ऑक्टा हाइड्रो टेट्रासीन 2 कार्बोक्सेमाइड, या ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से टेट्रासाइक्लिन का नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स की, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन का जो डिस्कवरी है वो कैसे हुआ, कौन उसका डिस्कवरी मतलब किसने डिस्कवरी किया, तो देखिए चलिए देखते हैं। इन 1945 क्लोड टेट्रासाइक्लिन, जो कि प्रोटोटाइप है ऑफ टेट्रासाइक्लिन, वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर बेंजामिन एम दुगार अंडर द गाइडेंस ऑफ येल्लप्रगड़ा सुब्बाराव। येल्लप्रगड़ा सुब्बाराव जो है वो इंडिया के साइंटिस्ट थे, जिनके अंडर वर्क कर रहे थे डॉक्टर बेंजामिन एम दुगार, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डिस्कवरी किया था, ये हैं डॉक्टर बेंजामिन दुगार, ठीक है। इन्होंने क्लोर टेट्रासाइक्लिन की डिस्कवरी की थी, और क्लोर टेट्रासाइक्लिन ही पहला टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो द टेट्रासाइक्लिन आर लार्ज फैमिली ऑफ एंटीबायोटिक्स वेयर डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन मिगेल Dugar in 1945 as a natural product, and first
प्रिस्क्राइब्ड इन 1948, यानी कि ये 45 में खोजा गया था। और टेट्रासाइक्लिन का जो प्रिस्क्रिप्शन जब ये मार्केट में आया तो सबसे पहले प्रिस्क्राइब्ड कब हुआ है, ये 1948 में। ठीक है, इस तरीके से इसका जो डिस्कवरी था बेंजामिन डुगार्ड, जो कि येल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव के अंडर में काम कर रहे थे, कहाँ, लिडरेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, और फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इज क्लोर टेट्रासाइक्लिन, जो कि ऑरियोमाइसिन के नाम से मार्केट में मिलता है। किसके नाम से? ऑरियोमाइसिन, क्योंकि ये ऑरियोमाइसिस जो आपका क्या था, बैक्टीरिया था, उससे ये डिस्कवर कर रहे थे, तो इन 1945। ठीक है, तो इस तरीके से टेट्रासाइक्लिन की डिस्कवरी किसने की, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन सिंथेसिस ऑफ वेरियस टेट्रासाइक्लिन में। सबसे पहले अपन देख रहे हैं मीथासाइक्लिन। ठीक है, मीथासाइक्लिन का सिंथेसिस कैसे होगा? तो सिंथेसिस ऑफ मीथासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो कि क्या है, नेचुरल टेट्रासाइक्लिन, हम इसको ले लेंगे, क्योंकि ये मीथासाइक्लिन क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था सेमी सिंथेटिक है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नेचुरली अकरिंग टेट्रासाइक्लिन को ले लेंगे और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके किसी दूसरे टेट्रासाइक्लिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने बताया था OH ग्रुप जुड़ा होगा एक जगह पे, और यहाँ पे H होगा। ठीक है, और यहाँ पे CH3 होगा, तो ये आपको पता था। अब ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है ये क्लोरोसक्सिनिमाइड के प्रेजेंस में, क्लोरोसक्सिनिमाइड एंड सिस 1,2 डाईमिथॉक्सी इथेन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। और इससे क्या चेंज आने वाला है देखिए, तो देखिए इन तीनों में तो सेम है ये OH CH3 OH, इसमें चेंज क्या हुआ, ये जो आपके पास OH ग्रुप था, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे एक क्लोरीन आ जाएगा और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया है। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा, अब इसको हम क्या बोलेंगे, 11A क्लोर टेट्रासाइक्लिन 6,12 हेमीकीटल। ठीक है, अब जो ये कंपाउंड है ये HF एनहाइड्रस जो HF है उसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, और अब क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से जो क्लोरीन था वो हट गया, और यहाँ पे जो OH था और CH3 था, उसमें से दोनों ही मॉलिक्यूल चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड CH2 के फॉर्म में, एंड OH एज इट इज़ अभी भी वैसे ही। देन NaHSO4 के प्रेजेंस में फर्दर ये रिएक्ट करेगा, और अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये कीटोन बन गया था, ये जो कीटोन के फॉर्म में था, देखिए वो कीटोन अब फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और अब ये जो कंपाउंड है ये क्या है, मीथासाइक्लिन। तो इस तरीके से ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन से हम 3 स्टेप में क्या बनाने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में हम क्या बना लेंगे, मीथासाइक्लिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए सिंथेसिस ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन, मीथासाइक्लिन जो था वहाँ पे हमने देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, मीथासाइक्लिन को ही प्रिकर्सर ले ले रहे हैं, यानी कि अगर आप सिंथेसिस बताएंगे तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन से। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन से मीथासाइक्लिन, एंड मीथासाइक्लिन के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो हम इसका डॉक्सीसाइक्लिन में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखिए जो मीथासाइक्लिन था, इस मीथासाइक्लिन में जो CH2 ग्रुप था, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, CH3 के फॉर्म में। तो बस सीधा सा हमने यहाँ पे कैटालिसिस किया है रोडियम के प्रेजेंस में, तो रिडक्शन एट द 6th मेथिलीन ग्रुप, ये जो CH2 इसको क्या बोलेंगे, मेथिलीन ग्रुप। तो मेथिलीन ग्रुप का रिडक्शन करना है सिंपली, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CH3 के फॉर्म में, और अब इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, तो मीथासाइक्लिन तक का स्टेप सेम एज जो प्रोडक्शन ऑफ मीथासाइक्लिन था। मीथासाइक्लिन के बाद डॉक्सीसाइक्लिन बनाने के लिए एक स्टेप और बढ़ाना है, इसको रिडक्शन कर देना है रोडियम के प्रेजेंस में, और रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, जो मिथाइलिन ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाएगा मेथिल ग्रुप में। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्सीसाइक्लिन भी बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जल्दी देखते हैं सिंथेसिस ऑफ माइनोसाइक्लिन। ठीक है, माइनोसाइक्लिन क्या था, सिंथेटिक था। ठीक है, अब जो माइनोसाइक्लिन है वो भी सेमी सिंथेटिक में ही है एग्जाम्पल। तो सेमी सिंथेटिक
माइनोसाइक्लिन जो है उसके लिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग ले लिया है क्लोर टेट्रासाइक्लिन। देखिए आपके सामने क्लोर टेट्रासाइक्लिन का एक एग्जाम्पल दिख रहा है। इस कंपाउंड में हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस करेंगे, जिससे कि क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा। ये जो क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो निकल जाएगा, और उसके निकलते ही 6th पोजीशन और 7th पोजीशन, ये 6th पोजीशन है, ठीक है। 6th पोजीशन और 7th पोजीशन का जो क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये निकलेगा, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 7Cl और 7th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे जो OH है वो निकल जाएगा, तो हमको इस तरीके का रिंग मिलेगा। देखिए जहाँ पे ये जो दोनों ग्रुप था वो अब प्रेजेंट नहीं है। देन इसके बाद क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 या H3SO4, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में ये H2SO4 होगा, HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्ट होगा, ठीक है। तो नाइट्रेशन होने पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जो है आकर जुड़ जाएगा। कौन से पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे, ठीक है। अब 7th पोजीशन पे ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया है। देन रिडक्शन प्रोसेस से HCHO के प्रेजेंस में क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे, और HCHO के प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराएंगे तो अब ये जो NO2 ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा NCH3 ट्वाइस, ठीक है। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप जब सेम होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको क्या बोलेंगे, माइनोसाइक्लिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। तो ये सिंथेसिस ऑफ माइनोसाइक्लिन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इजी है मेरे ख्याल से, है ना, सिंपली 3 स्टेप में ये भी बन जा रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए बात करते हैं केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन का। तो जो टेट्रासाइक्लिन है वो अलग अलग तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। डिग्रेडेशन मतलब वो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो देखिए एपीमेराइजेशन, जो एपीमेराइजेशन एक प्रोसेस है, उसमें क्या होगा, जो एक्टिव टेट्रासाइक्लिन है ये सभी टेट्रासाइक्लिन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस के प्रेजेंस में, है ना, क्या हो जाएंगे टेट्रासाइक्लिन, जो वो टेट्रासाइक्लिन जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखते होंगे, ठीक है, विच पोजेस एन OH ग्रुप एट C6 पोजीशन, ठीक है। 6 पोजीशन पे जो OH ग्रुप अगर रखता होगा कोई भी टेट्रासाइक्लिन, तो वो क्या होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किस एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से OH ग्रुप जो था वो हट गया है, और जो एनहाइड्रस टेट्रासाइक्लिन है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। एनहाइड्रस टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव होता है। ऐसे ही ये दोनों जो है, ये जो टेट्रासाइक्लिन है वो अलग अलग फॉर्म में चेंज होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे चेंज ये आ रहा है कि इसका जो 4AP टेट्रासाइक्लिन है, 4AP, ठीक है, 4AP टेट्रासाइक्लिन जो है, देखिए यहाँ पे ये जो था इसमें थोड़ा सा स्टीरियो चेंज आया है, ये पेपर में है, और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चेंज आया, देखिए ये जो था बैक साइड था तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब ये जो है ये भी H+ यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होगा, -H2O, और साथ इसके साथ क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो यहाँ से हट जाएगा, तो 4AP एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन में कन्वर्ट होगा, जो कि इनएक्टिव होता है। यानी कि जो भी टेट्रासाइक्लिन जो कि 6th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता होगा वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट में एक H2O रिलीज करते हुए इनएक्टिव फॉर्म में, एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेस कैटेलाइज्ड भी इनस्टेबिलिटी होता है टेट्रासाइक्लिन में। अंडर एल्कलाइन कंडीशन OH एट C6 change into oxygen anion and then attack the C11 ketone group, leads to intramolecular nuclear reaction by electron transfer, C ring rupture to generate inactive isotetracycline lactone फॉर्म में। तो देखिए अगर यही जो 6th पोजीशन पे OH कंटेन करता है, अगर ये जो मॉलिक्यूल है टेट्रासाइक्लिन का, अगर ये हाईली बेसिक इन्वायरमेंट में है तो OH के प्रेजेंस में यहाँ पे -H2O होगा, और ये एक चेन रिएक्शन को क्या करेगा, ये ऑक्सीजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक चेन रिएक्शन को इंड्यूस कर देगा, जिससे ये जो रिंग था, ये जो 11th पोजीशन पे जो C रिंग है, कीटोन है, वो इसके साथ रिएक्ट करते हुए
इस चेन को तोड़ देगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ से एक बॉन्ड था ये टूट गया है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन गया है। इससे क्या हुआ, इससे जो आपका रिंग है वो ओपन हो गया और इसकी जो एक्टिविटी है उसका लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनएक्टिव आइसोटेट्रासाइक्लिन में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स होगा। याद रखिएगा 6th पोजीशन पे OH ग्रुप का होना, और एसिडिक इन्वायरमेंट और बेसिक इन्वायरमेंट में वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो एनहाइड्रस टेट्रासाइक्लिन बनेगा, और अगर बेसिक इन्वायरमेंट है तो आइसो टेट्रासाइक्लिन बनेगा जो कि इनएक्टिव है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक प्रोटीन सिंथेसिस का एक मैकेनिज्म है, जिसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए साइट, फिर पी साइट और ई साइट है, एग्जिट साइड होता है ही। तो जो ए साइट है वहाँ पे नया जो टीआरएनए होगा जो कि एमिनो एसिड को लेकर आएगा वो ए साइट से बाइंड होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे टीआरएनए जो है वो एक एमिनो एसिड को लेकर आ रहा है ए साइड पे, और पी साइड पे एक एमिनो एसिड प्रेजेंट है। अब देखिए जैसे ही ये इससे बाइंड होगा फिर क्या होगा, ए साइड और पी साइड के एमिनो एसिड में क्या हो जाएगा, जो एमिनो एसिड है वो आपस में एक बॉन्ड से बन जाएंगे, और जैसे ही ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टीआरएनए जो था वो ए साइड पे था वो पी पे आ जाएगा, और पी साइड पे जो था वो ई पे आएगा, और वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहेगा। नया आने वाला टीआरएनए हमेशा ए साइड पे आएगा, और जो पी साइड पे जो आरएनए है वो जो एमिनो एसिड रखा है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, देन ये आगे शिफ्ट होगा, और इस तरीके से चेन इलोंगेशन प्रोसेस जो होता है वो होता रहता है। ठीक है, तो जो हमारा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो काम कैसे करता है, देखिए। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन। ठीक है, अब देखिए कैसे इनहिबिट करेगा, तो दे इनहिबिट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन वेराइटी ऑफ वेज बाय बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये जो नीचे का सब यूनिट है इसको हम बोलते हैं 30S राइबोसोम। तो ये क्या करता है, जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो ये देखिए ये जो दिख रहा है आपके सामने ये वाला जो पोर्शन है ये टेट्रासाइक्लिन है, जो कि स्मॉल यूनिट जो 30S सब यूनिट है राइबोसोम का उसके साथ बाइंड हो जाएगा। अब जो नया जो आने वाला टीआरएनए था, ये जो टीआरएनए जो आ रहा है, नया जो टीआरएनए यहाँ पे आ रहा है जो इससे बाइंड होना चाहता है वो बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बाइंडिंग को इंटरप्ट करेगा कौन, टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन आने वाले टीआरएनए को जब यहाँ बाइंड होने ही नहीं देगा तो इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी और ना ही चेन इलोंगेशन हो पाएगा। यानी ये कुल मिला के क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन को रोक रहा है। तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, और प्रोटीन सिंथेसिस इंटरप्ट हो जाएगा तो कोई भी जो भी पैथोजन होगा वो क्या करेगा, अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो उसकी सर्वाइवल के लिए उसको परेशानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स है वो काम करता है। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन में हम देखेंगे कि जो जनरली जो भी हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो क्या है, इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है। यानी कि टेट्रासाइक्लिन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अगर हम इसको ओरली लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, किसके साथ, तो जितने भी कैल्शियम आयन, फूड मटेरियल, मेटल आयंस जो भी हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और कॉम्प्लेक्स बनाने से इसका साइज और बड़ा हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। लेकिन अगर अच्छे से इसका एब्जॉर्प्शन कराना है तो बेटर जो एब्जॉर्प्शन है ये कब होगा, एम्प्टी स्टमक, यानी इस खाली पेट अगर आप टेट्रासाइक्लिन खाते हैं, कुछ भी उसके साथ फूड नहीं लेते, तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है, लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन जो है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है इर्रेस्पेक्टिवली ऑफ फूड। यानी कि इसका एक एक्सेप्शन भी है, डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन, जो कि क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको आप खाली पेट भी कर सकते हो और खाने के साथ भी खा सकते हो। ठीक है,
तो टेट्रासाइक्लिन हैव चिलेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिससे ये इनसॉल्युबल हो जाता है, और इनसॉल्युबल हो जाता है इसलिए ये इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो कैल्शियम या अदर मिल्स या मिल्क, आयरन, है ना, ऐसे ही अलग अलग तरीके के मटेरियल के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इसका जो एब्जॉर्प्शन है हो जाएगा, वो होगा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट टेट्रासाइक्लिन्स आर प्राइमरीली एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था पहले भी, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो होता था जनरली उसका मैक्सिमम जो ड्रग था वो ट्यूबुलर सेक्रेशन से एक्सक्रीट होता था। ठीक है, तो यहाँ पास भी जो प्राइमरली जो टेट्रासाइक्लिन है मैक्सिमम जो है वो किसके थ्रू हो जाता है, यूरिनरी मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या होंगे, अगर जनरली ये क्या हो रहा है, रीनल एक्सक्रीशन से हो रहा है, तो जिनका रीनल फेलियर होगा उस कंडीशन में हमको डोज कम करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन इज एन एक्सेप्शन टू दिस। ठीक है, पार्सली मेटाबोलाइज्ड एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट इंटर बाइल। ठीक है, तो जैसे जनरली ये क्या हो रहा था, मेटाबोलाइज नहीं हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ट्यूबुलर सेक्रेशन से एक्सक्रीट हो रहा था, पर डॉक्सीसाइक्लिन इसका एक्सेप्शन है, जिसमें कि डॉक्सीसाइक्लिन क्या हो जाएगा, इसका पार्शियली मेटाबोलाइजेशन होता है और ये फेसेस के थ्रू, ये बाइल में एक्सक्रीट होगा और फेसेस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है, तो जनरली इसके अलावा क्या होता है, दे आर सेक्रेटेड इन मिल्क। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मदर्स जो होंगे, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो उस केस में ये इन्फेंट को क्या करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, या एंजाइम इंड्यूसर लाइक फिनोबार्बिटोइन एंड फेनिटोइन इन्हांस मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कुछ एंजाइम जो है इसके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करते हैं, जिससे इसका टी हाफ जो होता है वो कम हो जाता है, किसका, डॉक्सीसाइक्लिन का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। ठीक है, तो जनरली जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, इसका मेन जो आप एडवर्स इफेक्ट है वो किडनी डैमेज, लीवर डैमेज। ठीक है, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज और ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। जनरली क्या होता है कि ये बोन्स में और टीथ में डिपॉजिट होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है, तो बोन्स में कैल्शियम बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये टीथ और बोन में डिपॉजिट होने लगेगा। तो अगर ये हम बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो जो बोन है वो या तो कमज़ोर भी हो सकता है ना, और मोर ससेप्टिबल होगा किस चीज़ के लिए, इरोजन के लिए या फिर सड़न के लिए या कमजोरी, जो दांत टूट जाते हैं आसानी से, ये उसके लिए। ठीक है, और साथ साथ कलर जो होगा, जैसे आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा येलोविश ब्राउनिश कलर का दिख रहा है टीथ, वो किसके वजह से हो रहा है, टेट्रासाइक्लिन के लंबे टाइम से यूज़ करने की वजह से। ठीक है, तो इसमें देखिए जनरली क्या हो रहा है, इसके अलावा क्या होता है, इरिटेटिव इफेक्ट भी होता है, यानी कि ये आपको नोज़िया, पेन, वोमिटिंग, डायरिया, ऐसे कुछ इरिटेशन भी कॉज करते हैं। और टेट्रासाइक्लिन जनरली क्या होता है, इंट्रामस्कुलर अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो ये वेरी पेनफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसमें ऑर्गन टॉक्सिसिटी, इसके अलावा इसमें ऑर्गन टॉक्सिसिटी होगा, जैसे लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, टीथ एंड बोन में डिपोजिशन, वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी होगा। ठीक है, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑल टेट्रासाइक्लिन एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन एक्यूमुलेट एंड इन्हांस रीनल फेलियर, यानी कि ये जो सभी टेट्रासाइक्लिन क्या होते हैं, किडनी डैमेज करते हैं, किसको छोड़ के, डॉक्सीसाइक्लिन को छोड़ के, क्योंकि ये एक्यूमुलेट होते हैं कहाँ पे, जो हमारी टिश्यू होती है किडनी की उसमें, तो इस तरीके से उसमें ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और जिन पेशेंट्स को किडनी डिजीज है उनके लिए ये जो है इसमें रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, फिर आपके पास फोटोटॉक्सिसिटी भी होती है, सनबर्न लाइक, है ना, जैसे धूप में निकलेंगे तो कुछ स्किन में रिएक्शंस दिखेंगे, रैशेस आ जाएंगे, जलन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, फिर जो डेमिक्लोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन है, ये उसके साथ आपको सीवियर स्किन रिएक्शन जो होगा वो देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा
हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ एलर्जिक रिएक्शन देते हैं, तो ये कुछ हाइपर सेंसिटिविटी जैसे कि स्किन रैशेस, अर्टिकारिया, है ना, और प्रूराइटिस, इस तरीके का, ये एक्सफोलिएटिव्स, इस तरीके के कुछ स्किन या डर्मिस पे हमको एलर्जिक रिएक्शन दिखेगा। एंड सुपर इन्फेक्शंस, सुपर इन्फेक्शन भी इसका एलर्जिक रिएक्शन है, साइड इफ़ेक्ट्स है, सॉरी। तो सुपर इन्फेक्शन भी कभी कभी इसमें देखने को मिलता है, पर रेयर होता है ये सब चीज़ें, ठीक है, बिकॉज दे आर मोर मार्क्ड ससेप्टिव सप्रेशन ऑफ द रेसिडेंट फ्लोरा, जो इंटेस्टाइन में जो फ्लोरा होते हैं, माइक्रोबियल फ्लोरा, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये उन बैक्टीरियाज को भी किल कर देते हैं जो कि हमारे बेनिफिट में काम कर रहे होते हैं, तो इसको हम सुपर इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके अलग अलग एडवर्स इफेक्ट हैं, किसके, टेट्रासाइक्लिन्स के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।